अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम कामरान है। बीवी का नाम सादिया। 2022 में शादी हुई थी। एक साल किराए के घर में रहे, फिर सोचा अपना घर लेना चाहिए। बजट लिमिटेड था। लाहौर में अपना घर लेना आजकल इतना आसान नहीं है। काफ़ी जगह देखी हमने, काफ़ी ऑप्शंस थे, लेकिन या तो घर ठीक था तो प्राइस ज़्यादा थी, या प्राइस ठीक थी तो घर ख़राब था। फिर ये घर मिला हमें। इकबाल टाउन का एरिया था, पुराना मोहल्ला, सेटल्ड, लोग ठीक थे। घर 2 मंजिला था, 3 कमरे, छोटा सा आंगन। प्राइस इतनी रीज़नेबल थी कि पहले लगा कोई हिडन प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ ख़राब होगा इस घर में, छत टूटी होगी या कोई और मसला। डीलर ने दिखाया, हमने पूरा घूम के देखा, घर सब ठीक था। एक चीज़ थी जो डीलर ने खुद बताई। घर के साथ वाली दीवार के उस तरफ कब्रिस्तान था, पुराना कब्रिस्तान, मोहल्ले से भी पुराना। उसने कहा इसलिए प्राइस थोड़ी कम है, वरना इतने में ये घर नहीं मिलता। हमने सोचा ठीक है, कब्रिस्तान से डरना कैसा। हम वहाँ शिफ्ट हो गए। पहला हफ्ता बिल्कुल नॉर्मल रहा। सामान रखा, घर सजाया, नए घर की खुशी थी। सादिया खुश थी, मैं खुश था। रात को सो जाते थे, सुबह उठते थे, दिन गुजरता था। 8वीं रात से शुरू हुआ जो होना था। रात के करीब 3 बजे सादिया ने मुझे जगाया। उसने कहा सुनो, बाहर कोई है। मैंने नींद में कहा कि कोई नहीं होगा, सो जाओ। उसने कहा नहीं, आवाज़ आई है सेहन से। मैंने उठ के खिड़की से देखा, सेहन खाली था। रोशनी थी सेहन में, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं है, सो जाओ। सादिया सो गई, मैं भी सो गया। सुबह सादिया ने बताया आवाज़ कदमों की थी। सेहन में धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। मैंने कहा बिल्ली होगी, कोई जानवर होगा। सादिया ने कहा नहीं, इंसान के कदमों की आवाज़ थी वो। मैंने कहा रात थी, तुम ख्वाब देख रही होगी कोई, आराम से सोया करो। बात ख़त्म हो गई। दूसरी रात मुझे कुछ नहीं हुआ, सादिया को महसूस हुआ। सुबह उसने बताया रात को 2 बजे आँख खुली मेरी, सीधा छत देखी मैंने। फिर लगने लगा कि कमरे में कोई और भी है। फीलिंग थी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कोना देखा, खाली था। दरवाज़ा देखा, बंद था। फिर छत की तरफ देखा और छत पे एक शैडो सा, साया सा नज़र आ रहा था। मैंने कहा साया? उसने कहा हाँ, जैसे कोई उल्टा लेटा हो छत पर, उसका साया नीचे आ रहा हो और वह साया हिल रहा था। मैंने कहा रात की रोशनी थी, पंखा चल रहा था, साया पंखे का होगा या कोई वैसी रिफ्लेक्शन होगी। उसने कहा पंखा बंद था। मैंने कहा फिर भी रात को आंखें धोखा देती हैं। सादिया चुप हो गई, लेकिन उसने मुझे एक तरह से देखा, वो तरह जो कहते हैं ना कि तुम मान नहीं रहे मेरे बात, लेकिन मैं जानता हूँ जो मैंने देखा। तीसरी रात, इस रात मुझे हुआ। रात के करीब 1:30 बजे मेरी अचानक नींद खुली। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई चीज़ नहीं, बस आंखें खुल गईं। मैं लेटा रहा। फिर मुझे लगा कि दीवार के उस तरफ, कब्रिस्तान वाली दीवार, कुछ था वहाँ। मतलब फील आई मुझे ऐसी, वो फीलिंग जो नहीं समझाई जाती, सिर्फ होती हैं। मैंने कान लगा के सुना। दीवार के उस तरफ से आवाज़ आई, धीमी लेकिन क्लियरली। पत्थर पे कुछ रखे जाने की आवाज़, जैसे कोई कब्र पे कुछ रख रहा हो। रात के करीब 1:30 बजे मैंने सोचा कोई होगा, कोई लेट आ गया होगा, कोई कब्र पे कुछ रखने आया होगा। होता है, रात को लोग आते हैं कभी कभी, कोई दूर से आया होगा, रात को ही वक्त मिला होगा उसको आने का यहाँ पर। आवाज़ बंद हो गई और मैं सो गया। लेकिन सुबह जब मैंने सादिया को बताया, उसने मेरा चेहरा देखा और कहा कामरान, वो आवाज़ मैंने भी सुनी थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जगाया कि तुम पहले से जाग रहे थे, और मैंने सोचा तुम सुन रहे हो। दोनों ने एक साथ सुनी थी, दोनों ने सोचा दूसरे को पता है। चौथी रात, ये रात पहली रात थी ऐसी जिसमें हम एक दूसरे को कुछ कह नहीं पाए थे। हमारे घर में एक बंद कमरा था, एक छोटा सा स्टोर रूम, अंदर पुराना सामान था जो पहले वाले घर में रहते थे वो छोड़ गए थे। हमने अभी तक साफ़ नहीं किया था वो कमरा। दरवाज़ा बंद था, ताला नहीं था, सिर्फ बंद था। रात के करीब 12 बजे
हम दोनों जाग रहे थे, बैठे थे, कुछ देख रहे थे। उस बंद कमरे का दरवाज़ा अंदर से खुला, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, जैसे कोई हाथ रख के धीरे से खींच रहा हो अंदर से। पूरा नहीं खुला, बस आधा, और अंदर अंधेरा था। हम दोनों ने एक साथ देखा था। कोई कुछ नहीं बोला। सादिया ने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैं उठने वाला था, सादिया ने हाथ ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिए ताकि मैं रुक जाऊं और वहाँ ना जाऊं। हम दोनों वहाँ बैठे रहे, वो आधा खुला दरवाज़ा देखते रहे। बस हम 2 मिनट 3 मिनट, कुछ नहीं हुआ। कोई अंदर से नहीं निकला, कोई आवाज़ नहीं आई, अंधेरा था बस। फिर धीरे धीरे, जैसे खुला था वैसे, दरवाज़ा वापस बंद हो गया। मैं उठा, दरवाजे के पास गया, हाथ रखा, बंद था। खोला, अंदर टॉर्च मारी। पुराना सामान, बक्से, एक पुरानी कुर्सी, कुछ कपड़े, कुछ नहीं था वैसे। उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो दरवाज़ा खोल सके खुद से। अंदर से हाथ लगे बिना दरवाज़ा नहीं खुलता था। कुंडी लगी हुई थी, घुमाना पड़ता था उसे। सादिया ने पीछे से कहा, कामरान घर छोड़ देते हैं हम ये वाला। मैंने कहा, अभी नहीं सोचो ऐसा, सुबह सोचेंगे। रात भर नींद नहीं आई हम दोनों को। 5वीं रात। हर रात कुछ नया हो रहा था हमारे साथ। पहली रात आवाज़, दूसरी रात साया, तीसरी रात दीवार से आवाज़, चौथी रात दरवाज़ा। हर चीज़ पिछली से बड़ी थी। और ये सोच के अंदर एक सवाल था, 5वीं रात क्या होगा। रात के करीब 2 बजे सादिया ने मुझे जगाया। रोने की आवाज़ आ रही थी उसकी। मैंने देखा वो सीधा एक तरफ देख रही थी, हाथ मुंह पे, आंखें खुली हुई। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने हाथ से आंगन की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की से देखा, आंगन में एक औरत खड़ी हुई थी, सफ़ेद कपड़े, सीधा खड़ी थी, मेरी खिड़की की तरफ देख रही थी। चेहरा साफ दिखा, रोशनी थी बाहर। औरत की उम्र तकरीबन 50-55 साल थी। सफ़ेद बाल, आंखें सीधा ऊपर मेरी खिड़की की तरफ थी। मैंने एक सेकंड सोचा। पहला ख्याल ये था कि कोई है, कोई नेबर है, कोई मसला है। मैं नीचे जाने लगा। सादिया ने कहा, नहीं। मैंने कहा, कोई है नीचे। सादिया ने कहा, कामरान वो घर के अंदर है, वो आंगन में है, दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाज़ा जो कि मैं खुद रात को लॉक करता था अंदर से, कोई बाहर से नहीं आ सकता था घर में। वो आंगन में थी, अंदर, घर के अंदर। मैंने दोबारा खिड़की से देखा, वो वहाँ थी, अभी भी मेरी तरफ देख रही थी, सीधा बिल्कुल मेरी तरफ। फिर उसने ऊपर देखा, बिल्कुल ऊपर, छत की तरफ, और वहाँ से घुसर गई। मतलब दीवार में, कब्रिस्तान वाली दीवार में सीधा घुस गई, जैसे दीवार थी ही नहीं वहाँ पर। और वो सहन दोबारा खाली हो गया। हम दोनों सुबह तक वैसे ही बैठे रहे। कोई नीचे नहीं गया, कोई सो नहीं सका सही से। सुबह सादिया ने एक ही बात कही, कामरान मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं भी नहीं रह सकता था। लेकिन घर ख़रीदा था, लोन था, कहीं जाना इतना आसान नहीं था। लेकिन जो रात भर सोचा वो ये था कि 5 रातें हो गई हैं, हर रात बड़ी है। पहले आवाज़ थी छोटी सी, आखिर रात एक औरत जो दीवार से गुज़र गई हमारे सामने। छठी रात में क्या होगा हमारे साथ। दिन भर हम दोनों चुप रहे। सादिया ने घर के काम किए, मैं काम पे गया, शाम को वापस आया। लेकिन दोनों के जहन में वही था, वो औरत, वो दीवार, वो सीधा देखना। सादिया ने शाम को कहा, कामरान आज रात किसी के पास चलते हैं, मेरे मायके चलते हैं या तुम्हारे घर, एक रात वहाँ रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अंदर कुछ था, एक अजीब सा ख्याल कि अगर आज रात गए और कल वापस आए तो क्या फ़ायदा। मसला घर में है, हम नहीं रहेंगे तो मसला नहीं जाएगा, वापस आना पड़ेगा। मैंने सादिया से कहा, एक काम करो, आज रात रुको, एक और रात। मैं जागना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्या होता है हमारे साथ। अगर आज भी कुछ हुआ तो कल सीधा निकल जाते हैं इस घर से परमानेंटली। सादिया ने मुझे देखा काफ़ी देर तक, फिर कहा ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा निकलो तो सीधा निकलना, कोई बात नहीं करना आगे से। मैंने कहा हाँ ठीक है, उसके बाद हम छोड़ देंगे ये घर। रात के 11 बजे हम दोनों बैठे हुए थे कमरे में, लाइट्स ऑन, सीधा सहन वाली खिड़की के सामने। मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं
पहले से तैयार हूँ। कुछ हुआ तो सीधा देखूँगा, भागूँगा नहीं, समझने की कोशिश करूँगा। तकरीबन 12 बजे कुछ नहीं हुआ, 1 बजे कुछ नहीं हुआ। सादिया की आंखें बोझल होने लगीं। मैंने उसे कहा कि तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। वो लेट गई, थोड़ी देर में सो भी गई। मैं अकेला जाग रहा था। खिड़की के सामने सिर्फ सेहन देख रहा था। तकरीबन 1:45 पे सेहन में कुछ हुआ। पहले आवाज़ आई, वही आवाज़ जो पहली रात आई थी, कदमों की आवाज़, धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए। मैंने खिड़की से सीधा देखा, आंगन में कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ आ रही थी, कदमों की आवाज़, क्लियरली, बिल्कुल नीचे आंगन की ज़मीन पे। लेकिन जब मैंने देखा तो कोई नहीं था जो चल रहा हो वहाँ पर। फिर ज़मीन पे, आंगन की सूखी ज़मीन पे निशान बनने लगे, पैरों के निशान, एक एक करके, जैसे कोई चल रहा हो लेकिन वो दिख ना रहा हो। निशान बनते जाते थे। एक कदम रुका, दूसरा कदम रुका, आंगन के एक कोने से दूसरी तरफ, सीधा मेरी खिड़की की तरफ, और खिड़की के बिल्कुल नीचे रुक गए वो। मैं वहाँ खड़ा रहा, खिड़की के शीशे पर हाथ रखे नीचे देख रहा था। निशान वहाँ थे, बिल्कुल खिड़की के नीचे, मेरी खिड़की के। कोई नहीं था लेकिन सिर्फ निशान थे। फिर खिड़की पे हाथ आ गए बाहर से, बिल्कुल मेरे हाथ के सीधे दूसरी तरफ, शीशे की दूसरी तरफ एक हाथ आ गया। पूरा हाथ, पूरी उंगलियां बिल्कुल साफ। कोई नहीं था बाहर। खिड़की के बाहर आंगन था, रोशनी थी, कोई नहीं था, लेकिन हाथ था जो मुझे फील हो रहा था कि खिड़की के शीशे की उस तरफ है। मेरा हाथ अंदर था शीशे के इस तरफ, उसका हाथ बाहर था शीशे के उस तरफ, बिल्कुल आमने सामने। मैं नहीं हिला, नहीं जानता था क्यों। डरना नहीं चाहता था इसलिए, भागना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नहीं हिला। बस वो हाथ देखा मैंने। फिर वो हाथ धीरे धीरे नीचे खिसक गया शीशे पे से और गायब हो गया। आंगन खाली था, निशान अभी भी थे ज़मीन पे। मैंने सादिया को जगाया, उसने आंखें खोली, मेरे चेहरा देखा, सीधा बोली। मैंने बताया उसे सारा, पूरी बात, कदमों की आवाज़, फिर पैरों के निशान और वो हाथ का खिड़की की तरफ आना। सादिया ने आंगन की तरफ देखा, निशान अभी भी थे, वहीं थे। उसने देखा, फिर मुझे कहा, कामरान वो कौन है? मैंने कहा नहीं जानता मैं। उसने कहा पता करना पड़ेगा, वरना हम कभी चैन से नहीं रह पाएंगे इधर, यहाँ भी नहीं और कहीं और भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं जो चीज़ें यहाँ रहती हैं वो पीछा करती हैं। ये सोच के अंदर कुछ बैठ गया था हमारे दिलों में। अगले दिन मैंने मोहल्ले में पूछा, घर के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में। पहले ये क्या था? एक आदमी मिला, मोहम्मद अली साहब, मोहल्ले में 50 साल से थे। उसने मुझे देखा और पहले ही पूछा, तुम नए घर वाले हो ना, कब्रिस्तान के साथ वाला? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? मैंने हाँ कहा। उसने चाय बनाई, बैठा, फिर बोला, वो घर 3 साल से बंद था। जो पहले रहते थे एक फैमिली थी, वो एक रात में घर छोड़ के चले गए थे, सारा सामान छोड़ के। सुबह देखा तो बंद था वो घर, फिर पता चला निकल गए थे यहाँ से वो। मैंने पूछा क्यों निकले? उसने कहा उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन एक बात थी, उस फैमिली की बेटी ने एक दिन मोहल्ले में एक औरत को देखा था, कब्रिस्तान की दीवार के पास, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद बाल। बेटी ने अपनी अम्मी को बताया। अम्मी ने कहा कोई होगी, लेकिन रात को, उसी रात वो फैमिली निकल गई इस घर से। मैंने पूछा वो औरत कौन है? उन्होंने कहा कब्रिस्तान में एक पुरानी कब्र है, अंदर कोने में, सबसे पुरानी, कोई जाता नहीं है वहाँ ज़्यादा। लोग कहते हैं उस कब्र पे कुछ लिखा था पहले, अब मिट गया है, लेकिन पुराने लोग जानते थे। एक औरत थी इस मोहल्ले की बहुत पहले, जो इस कब्रिस्तान में दफन है, और जो लोग कब्रिस्तान के साथ वाले घर में रहते हैं वो उन्हें देखती है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि वो घर उसका था, बहुत पहले, जब कब्रिस्तान नहीं था, जब ये मोहल्ला नहीं था, ये ज़मीन उसकी थी, वो घर उसका था। ये बात सुन के हम दोनों खामोश हो गए। फिर बोला वो घर वापस आती है शायद। मैं घर आया, मैंने सादिया को सब कुछ बताया। सादिया ने पूरी बात सुनी, चुप रही, फिर बोली कामरान मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछो। उसने कहा वो औरत जो रात को आती है, क्या उसने कभी कुछ किया है?
मतलब हर्ट, डरा के कुछ किया हो या कुछ जानी नुकसान पहुंचाया हो। मैंने सोचा, आवाज़ें थीं, साया था, दरवाज़ा खोला, फिर निशान थे, हाथ शीशे पे था, लेकिन कुछ नहीं किया था उसने, सिर्फ थी, सिर्फ दिखती थी, सिर्फ महसूस होती थी। मैंने कहा, नहीं कुछ किया नहीं है उसने ज़्यादा। सादिया ने कहा, तो शायद वो डरा नहीं रही है, शायद वो बस है, अपने घर में है। ये सुन के कुछ अजीब हुआ अंदर, डर नहीं गया, गुस्सा नहीं आया, एक अजीब सी उदासी आई। एक औरत ही इस ज़मीन पे, इस घर में, और हम आ गए थे यहाँ। वो क्या करे, कहाँ जाए? सादिया ने कहा, एक काम करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं इस घर में, उसके लिए जो भी है, जहाँ भी है, फातिहा पढ़ते हैं। रात को वही वक्त, वही जगह, आंगन में खड़े होकर हम दोनों ने फातिहा पढ़ी, उसके लिए जिसका नाम ही नहीं पता था हमें, जिसका चेहरा पता था, जिसका घर ये था। आंगन में खामोशी थी, हवा नहीं चली, कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन उस रात घर में कुछ अलग था। वो बोझ जो पहली रात से था वो हल्का हुआ था, कुछ जैसे कोई चीज़ थी जो थोड़ी कम हो गई हो। हम सो गए। जब हम सुबह उठे तो रात में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं आई। हम आंगन में गए, पैर के निशान अभी भी थे, लेकिन कोई नए निशान नहीं आए थे नज़र हमें। एक हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, फिर 2 हफ्ते, फिर 1 महीना। वो औरत नहीं आई, अब आवाज़ नहीं आई, दरवाज़ा नहीं खुला, साया नहीं दिखा। हम आज भी उसी घर में रहते हैं, 3 साल हो गए हैं। सादिया कहती है कि घर अब नॉर्मल लगता है, वो बोझ नहीं है जो पहले होता था। मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन एक चीज़ है, कभी कभी रात को जब सब खामोश होता है, आंगन में हल्की सी आवाज़ आती है, कदमों की, 1 2 3, फिर बंद। मैं उठता नहीं, खिड़की से नहीं देखता। सादिया भी यही करती है, सिर्फ मुझे देखती है, मैं उसे देखता हूँ। दोनों कुछ नहीं बोलते, करवट लेते हैं, आंखें बंद करते हैं। ये उसका घर है, हम यहाँ मेहमान हैं। मेहमान को ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। वो कब्रिस्तान आज भी वहाँ है, वो घर आज भी वहाँ है जिसमें हम रह रहे हैं। और रात को, सिर्फ रात को कदमों की आवाज़ आती है। कभी कभी हम सुन लेते हैं और सो जाते हैं, कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। मेरे पास एक ख़त्म ना होने वाली लिस्ट है अजीबोगरीब वाक़यात की जो इस पुरसरार घर में हुए हैं, जो हमने कराची के नाज़िमाबाद एरिया में ख़रीदा है और जब हम उसमें शिफ्ट हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बहुत से तजुर्बात यहाँ लिख सकूँगा और आगे भी आपको ऐसे तजुर्बात शेयर करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है मेरे पास। मगर एक वाक़या जो मुझे किसी से शेयर करना है वो बहुत ही हैरत अंगेज़ है, जो कि अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैं ये कहानी ऐसे लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो समझ सकते हैं या मान सकते हैं कि ऐसे वाक़यात वाकई होते हैं। मैं अपनी कहानी छोटी रखने की कोशिश करूँगा, मगर इतनी कि काफ़ी मालूमात मिल सके। बस इतना समझ लो कि मेरी पूरी ख़ानदान में सिर्फ हम दोनों, माँ की तरफ से भी और मेरे अब्बू की तरफ से भी, सिर्फ मेरी नानी और मैं ही ऐसे लोग थे जो आफ्टर लाइफ और पैरानॉर्मल चीज़ों में यकीन रखते थे। मेरे अलावा कोई भी इन बातों को नहीं मानता था। मेरी नानी कुछ साल पहले वफ़ात पा गई थी। 3 महीने बाद की बात है। मैं अपने दादा से फ़ोन पे बात कर रहा था, लेकिन वो ल्यूकेमिया के मरीज़ थे। वो अपनी बीवी और एक कुत्ते के साथ रहते थे। उस दिन उनकी बीवी उनकी बेटी के साथ एक शॉपिंग मॉल गई हुई थी। दादा मुझे बता रहे थे कि उनका कुत्ता अजीब तरीके से दरवाजे की तरफ देख रहा है, जैसे कोई वहाँ हो। वो कहते हैं कि ये कुत्ता सिर्फ तब ऐसे देखता है जब उनकी बीवी घर वापस आने वाली होती है, मगर इस वक्त वो वापस नहीं आने वाली थी। दादा ने मुझे कहा कि थोड़ा वेट करो, रुको, वो देखना चाहते हैं कि कुत्ता किस तरफ देख रहा है। उनके पास एक लैंडलाइन टेलीफोन था जो सुनाई देने में मसला रखने वालों के लिए था। इस वजह से उन्होंने रिसीवर नीचे रखा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब अचानक फ़ोन पे अजीब सी स्टैटिक आवाज़ आई और फिर एक बिल्कुल वाज़ी आवाज़, मेरी नानी की आवाज़। मुझे यकीन नहीं आ रहा था।
वो हमेशा एक थोड़ी सी बेपरवाह और भूली भटकी सी होती थी और उनकी आवाज़ में हमेशा एक हल्की सी उलझन होती थी, लेकिन ये उन्हीं की आवाज़ थी और वो हमेशा सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहती थी, जी बेटा। मेरा दिमाग जैसे फरीज हो गया। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि नानी तो मर चुकी हैं, फिर ये कैसे हो सकता है। ऊपर से मैं तो अपने दादा अब्बू से बात कर रहा था, ना कि मैंने अपने नाना के घर फ़ोन किया था। ये सब बहुत अजीब था। मेरे मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, हेलो, लेकिन इसके बाद नानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 1 मिनट तक मैं वैसे ही चुप बैठा रहा, हैरान व परेशान। फिर मेरे दादा वापस आए और उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने उनको ये सब बताया। दादा, आपको यकीन नहीं आएगा कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। ज़्यादातर लोग और मेरी बीवी इस बात पे यकीन नहीं रखते, मगर दादा ने मेरी बात पर यकीन किया। शायद जब इंसान 80 साल का हो जाता है तो फिर किसी भी चीज़ पे हैरत नहीं करता। मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं जहाँ लोग अपने मरहूम रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात करते हैं, मगर ये केस थोड़ा अलग था क्योंकि मुझे किसी मरहूम का फ़ोन नहीं आया था, बल्कि उन्होंने मेरी चलती हुई कॉल को इंटरप्ट किया था। 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन जब भी इस बात के बारे में सोचता हूँ मेरा दिल अजीब सी घबराहट महसूस करता है। लेकिन एक बात है, इस वाक़ये ने मुझे एक अजीब सुकून भी दिया है, क्योंकि ये साबित करता है कि जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं वो असल में हमसे दूर नहीं जाते। क्या किसी और के साथ भी ऐसा वाक़या हुआ है? अगर हुआ है तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।